डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट सेकंड के थर्ड चैप्टर सेल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत इंटरफेज न्यूक्लियस एंड सेल साइकिल S1, G1, G2, M फेज के अंतर्गत इंटरफेज न्यूक्लियस के विषय में चर्चा करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर राजेश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसा कि हम जानते हैं कि कोशिका के जीवन काल में न्यूक्लियस दो अवस्थाओं में पाया जाता है, इंटरफेज और वी कैन से मेटाबॉलिक फेज एंड डिवाइडिंग फेज। तो पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस के विषय में चर्चा करेंगे। इंटरफेज न्यूक्लियस में चार मुख्य रचनाएं देखी जा सकती है: न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर सैप, क्रोमेटिन नेटवर्क एंड न्यूक्लियोलस। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में बताया गया कि केंद्रक के चारों ओर का आवरण दो मेम्ब्रेन्स द्वारा का बना होता है, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म को घेरे रहता है। इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप या कैरियोथीका कहते हैं। इसकी उपस्थिति सर्वप्रथम साइंटिस्ट ओ हर्टविग ने 1893 में बताई। स्ट्रक्चर में यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान दो यूनिट मेम्ब्रेन्स द्वारा निर्मित होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की दोनों मेम्ब्रेन्स लिपोप्रोटीनस होती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स में तीन मुख्य भाग, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन्स, पेरीन्यूक्लियर स्पेस एंड न्यूक्लियर पोर पाया जाता है। तत्पश्चात सेकंड पार्ट न्यूक्लियर सेल, सैप और न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोलिम्फ, अर्थात केंद्रक रस या केंद्रक या कैरियोलिम्फ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के घेरे के भीतर एक होमोजीनस अर्थात पारभासी तरल पदार्थ भरा रहता है। यह जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसमें क्रोमेटिन नेटवर्क, न्यूक्लियोलस एंड राइबोसोम्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म का केमिकल एनालिसिस करने पर यह प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, एंजाइम्स एंड मिनरल्स द्वारा निर्मित होता है। नाउ थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस नोन एज क्रोमेटिन नेटवर्क और क्रोमेटिन रेटिकुलम अर्थात क्रोमेटिन जालिका। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि क्रोमेटिन नेटवर्क न्यूक्लियस का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। यह DNA तथा प्रोटीन्स द्वारा निर्मित होता है और बेसोफिलिक होता है, अर्थात स्टैंडिंग की दृष्टि से यह क्षार प्रिय या बेसोफिलिक होता है। सेल डिवीजन के समय यूकैरियोटिक सेल में क्रोमेटिन कॉइल्ड व डेंस होकर एक स्पष्ट क्रोमोसोम्स के रूप में दिखाई देती हैं। इंटरफेज में क्रोमेटिन डेंस स्टेट में नहीं रहते हैं और इस अवस्था में यह अलग अलग गुणसूत्रों को पहचानना असंभव होता है। स्टैंडिंग के आधार पर अर्थात अभिरंजकता के आधार पर इंटरफेज में दो प्रकार के क्रोमेटिन पाए जाते हैं: यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। क्रोमोसोम्स के वे रीजन हल्के या कम अभिरंजित होते हैं। यूक्रोमेटिन रीजन में क्रोमेटिन अधिक कुंडलित एवं संगलित नहीं होती। यह क्षेत्र मेटाबॉलिकली सक्रिय होते हैं। सेकंड टाइप ऑफ क्रोमेटिन नोन एज हेटेरोक्रोमेटिन। यह रीजन डेंस स्टैंड होता है, जिसे हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। इस रीजन में क्रोमेटिन अधिक कुंडलित व संघनित अवस्था में रहते हैं। यह मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है। हेटेरोक्रोमेटिन दो प्रकार के होते हैं: वैकल्पिक हेटेरोक्रोमेटिन अर्थात फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन एंड कंस्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन अर्थात संरचनात्मक हेटेरोक्रोमेटिन।
नाउ फोर्थ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर नोन एज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी साइंटिस्ट फॉन्टाना ने 1781 में की। ये न्यूक्लियोप्लाज्म में किनारों की तरफ या मध्य में स्थित होते हैं। इंटरफेज में ये स्पष्ट दिखाई देती है, जबकि सेल डिवीजन के समय यह लुप्त हो जाती हैं। यह गोलाकार, कोलॉइडल एंड मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम से संबद्ध होता है, जिसमें न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन कहते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस की बात करें तो केंद्रक की परासंरचना के अंतर्गत 4 मुख्य भाग पाए जाते हैं। ग्रेनुलर पोर्शन, कणिकीय क्षेत्र, फिब्रिलर पोर्शन, रेशमय भाग, अमॉर्फस मैट्रिक्स, एक्रोस्टिली पीठिका एंड क्रोमेटिन रीजन, क्रोमेटिन पार्ट। केमिकल कंपोजिशन यदि देखा जाए तो न्यूक्लियोलस मुख्यतः आरएनए एवं प्रोटीन द्वारा निर्मित होता है। इसमें डीएनए एवं एंजाइम्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियोलस में प्रोटीन मुख्य रूप से फॉस्फोप्रोटीन होती है और एंजाइम एसिड फॉस्फेटेज, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज, आरएनए मिथाइलेज एंड न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज होता है। इस प्रकार इंटरफेज न्यूक्लियस के अल्ट्रा स्ट्रक्चर में 4 मुख्य स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर सैप और कैरियोटिका। सेकंड, न्यूक्लियर सैप, न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोलिम्फ। थर्ड, क्रोमेटिन रेटिकुलम एंड फोर्थ, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत सेल साइकिल के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।